हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। तो आज की क्लास में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हमने उठाए हैं वो जो 16 अक्टूबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था उससे पिक किए हैं। शिफ्ट कौन सी थी? 4:30 से 6:30। आप लोगों की एक बहुत रिक्वेस्ट थी कमेंट में कि मैम हिंदी में क्वेश्चंस लेके आइए, कि आप हिंदी में लिखिए। तो इस बार हमने कोशिश किया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। तो हो सकता है कि थोड़े एक दो वर्ड्स इधर उधर हो जाएं हिंदी में, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी हिंदी वाले बच्चों को अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वो क्वेश्चंस बहुत इजीली पढ़ सकते हैं हिंदी में। तो कुछ अगर एक दो वर्ड्स इधर उधर होते भी हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ही हमने इसे हिंदी में लिखा है। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड्स टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, फ्रांस की जो क्रांति थी उसकी बात हो रही है। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, मतलब सही जोड़ी है। ठीक है, करेक्ट वाला हमें बताना है। हमें डेट्स दी हुई हैं और उसी के साथ हमें उसके इवेंट्स दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। 15 जुलाई 1789 डिसमिसल ऑफ नेकर। 1 मई 1789 स्टेट जनरल असेंबली। 15 जून 1789 adoption of title of national assembly by the third estate। 2 नवंबर 1789 नेशनलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च। अब देखो, हम यहाँ पे फ्रांस की क्रांति की बात कर रहे हैं। पहले तो हमें वो ईयर्स ही पता होने चाहिए जब तक ये रेवोल्यूशन चला। लगभग लगभग ये 10 साल, इसके बीच में जितने भी इवेंट्स हुए उनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1789 से ही आप भी कह सकते हो कि चीज़ें ऐसी होने लग गई थी जिसकी तरफ फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ, मतलब जो कारण बनी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसमें हुआ क्या था कि ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट क्यों हुआ था? फ्रेंच में किंग था, मोनार्की थी, उसको खत्म करने के लिए, मोनार्की को खत्म करने के लिए रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ कि रिपब्लिक लेके आएंगे। आया। फिर उसके बाद एंड कहाँ पे हुआ? एंड जाके वो फिर से वही हुआ, डिक्टेटरशिप पर। जहां से स्टार्ट हुआ था काइंड ऑफ, वो वही खत्म हुआ। किसके डिक्टेटरशिप पे खत्म हुआ? नेपोलियन की, नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्टेटरशिप पे खत्म हुआ। अब आओ क्वेश्चन के ऊपर कि हमसे पूछा गया है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो पहला नहीं है, डिसमिसल ऑफ नेकर। नेकर जो थे वो कौन थे? वो किंग लुइस 16 थे, जिनको उस वक्त सत्ता से हटाने के लिए जो फ्रेंच लुइस 16, जो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, इनको सत्ता से हटाना था। तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे नेकर, तो इनको हटाया गया? जी नहीं, इसकी डेट गलत है। स्टेट जनरल असेंबली, टोटल 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, थर्ड स्टेट, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट, इसकी डेट भी गलत है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर डी। ये चीज 2 नवंबर 1789 को ही हुई थी, नेशनलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च। जो चर्च की प्रॉपर्टी है उसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? क्योंकि फ्रांस में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच था, फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो उसी को खत्म करने के लिए चर्च की प्रॉपर्टी को नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया कि उसको बेच के जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसको खत्म किया जाएगा। और यही एक सबसे पहला कारण बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। ये कब हुआ था? नवंबर 2 1789 को। तो ये जो वाला पेयर है आपका करेक्टली मैच्ड है। बाकी तीनों की भी करेक्ट डेट देख लो, ये याद करके रखना आप लोग। ये तीनों की लिखी है कि जो नेकर थे उनको कब निकाला गया था? 11 जुलाई 1789 को। स्टेट जनरल असेंबली कब बनी थी? 5 मई 1789 को। और नेशनल असेंबली का टाइटल कब अडॉप्ट किया गया था बाय द थर्ड स्टेट? 20 जून 1789 को। ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदी जवान विच सर्व्ड एज अ टेक्स्ट बुक टू द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वाज रिटन बाय। ये एक बुक है, ठीक है, जिसमें रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में बताया है।
ये कब लिखी गई थी, किसने लिखी थी? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल या फिर राजेंद्र लहरी, किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। ये बुक लिखी गई थी सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। अब ये देखो, ये थे कौन? ये एक क्रांतिकारी ही थे। इन्होंने जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसका गठन किया था, इन्हीं के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को। ये एक गदर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, जिसके तहत इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो जब ये जेल में थे ना, तब इन्होंने ये बुक लिखी थी बंदी जवान। ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया इस बुक को लिखने का। कब लिखी थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक लिखी गई थी 1922 में। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। When did Lord Canning proclaim peace and finally suppress the 1857 revolt? यहाँ पे जो 1857 का विद्रोह था, हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो वाइसरॉय थे, इन्होंने कब जाके किस डेट को अनाउंस किया, घोषणा की, किसकी पीस की, शांति की, और 1857 रिवोल्ट को दबा दिया। ठीक है, तो हमें डेट बतानी है। 1 जुलाई 1858, बी 5 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 23 जुलाई। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी विजिबल है, तो इसका आंसर है बी। कब उन्होंने घोषणा करी थी शांति की और 1857 रिवोल्ट को दबाया था, वो डेट थी 5 जुलाई 1858। लॉर्ड कैनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉइस रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बन सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि वो सबसे पहले वॉइस रॉय थे इंडिया के, सबसे पहले थे। तो जब ये रिवॉल्ट चल रहा था 1857 का, तो उस टाइम पे भी जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, 5 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा करी कि किसकी घोषणा करी? शांति की, और जो पूरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो दब गया। इसके अलावा भी इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इन्हीं के थ्रू पास किया गया था। ये कुछ भी बन के आ सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का विड्रॉल जो था वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किसने इंट्रोड्यूस किया था? इन्हीं के थ्रू आया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट का इनेक्टमेंट भी इन्होंने किया था, और इंडियन पेनल कोड भी इन्हीं के थ्रू आया था। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is false about the Indian National Congress Lahore session held in December 1929? इसमें से कौन सा पॉइंट हमारा गलत है, फॉल्स है? किसके रिगार्डिंग? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर का सेशन हुआ था उसके रिगार्डिंग, दिसंबर 1929 में हुआ था। हमें बताना है कौन सा पॉइंट गलत है। The session adopted the non-violent method of non-cooperation and civil disobedience for the goal of dominion status. जो सेशन था आईएनसी का लाहौर सेशन, वहां पे नॉन वायलेंट मेथड का प्रयोग किया गया डोमिनियन स्टेटस को ऑप्ट करने के लिए। द सेशन पास्ड द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया गया इस सेशन में, और इस सेशन के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें से कौन सा फॉल्स बताना है हमें। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो। आज के ज्यादातर क्वेश्चन मैं उन्हीं से लेके आई हूँ कि हमसे पूछा गया है फॉल्स बताओ, इनकरेक्ट बताओ, करेक्ट बताओ, लाइक दैट। तो इसमें से हमें बताना है कि गलत कौन सा है। देखो, जो ये सेशन हुआ था आईएनसी का लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज को, जो पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन था उसको अडॉप्ट किया। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसको तो अडॉप्ट किया गया, इस चीज को पास किया गया। इसके अपार्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस सेशन के प्रेसिडेंट भी थे।
तो ये जो बी पॉइंट है ये भी करेक्ट है और सी पॉइंट है वो भी करेक्ट है। तो फॉल्स क्या है? ए, ये वाला जो पॉइंट है ये फॉल्स है। इस सेशन में नॉन वायलेंट मेथड्स का अडॉप्ट नहीं किया गया था। तो कौन सा पॉइंट फॉल्स है? ए। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ का ए। इस सेशन की जो ये आईएनसी का सेशन हुआ था लखनऊ वाला, बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक पॉइंट है कि पहली बार जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, जो झंडा है, उसको लहराया गया था। तो वो भी इसी सेशन के दौरान हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The New Deal policy was introduced in USA by Dash for various reform after economic depression of 1929. हम सबको पता है 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, हम पढ़ेंगे, हम उस पर क्लास भी करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पूरा जो ये टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि यूएसए में एक न्यू डील पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि जो ग्रेट डिप्रेशन के आफ्टर इफेक्ट्स है वो इतने ज्यादा थे अमेरिका में, उसको कम करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स लाए गए। और वो रिफॉर्म्स किस फॉर्म में लाए गए? न्यू डील पॉलिसी के। तो किसके द्वारा लाए गए थे? ऑप्शंस देखो, हार्बर्ट हूवर, कैल्विन कोलिज, हैरी एस ट्रूमैन या फिर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। किसके द्वारा इस न्यू डील पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था? ये जो आई थी, ये आई थी बाय डी, ऑप्शन डी, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनके द्वारा ही ये न्यू डील पॉलिसी, जो नई डील नीति थी, इसको पेश किया गया था। ठीक है? ये कौन थे? 1933 में ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ठीक है? उस टाइम पे पूरा जो कंट्री थी वो ग्रेट डिप्रेशन के ही आफ्टर इफेक्ट से सफर कर रही थी, उसी को ही झेल रही थी। तो इनका मेन मुद्दा तो आने का वही था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज को लेके आया जाएगा जिससे उसके जो इम्पैक्ट हैं, जो ग्रेट डिप्रेशन के इम्पैक्ट हैं, वो कम किए जाए, इकोनॉमी को थोड़ा सुधार किया जाए इकोनॉमी का। क्लियर है? तो ये एक न्यू डील पॉलिसी लेके आए। उस न्यू डील पॉलिसी में कुछ पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट थे, कुछ प्रोग्राम थे, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे, कुछ रेगुलेशंस, पॉलिसीज सब था, कि जिसके थ्रू इन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट, जो पूरी इकोनॉमी सफर कर रही है ग्रेट डिप्रेशन से, उसको कम किया जाएगा। बट क्या ऐसा हुआ? जो इनके थ्रू न्यू डील पॉलिसी आई वो कामयाब रही? नहीं। कंट्री को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर नहीं लेकर आ पाई ये पॉलिसी। इवेंचुअली जो कंट्री थी अमेरिका, वो कैसे बाहर आया ग्रेट डिप्रेशन से? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो बाहर आया, क्योंकि तब इतना ज़्यादा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया था। तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो पूरी साइकिल चली और जो इकोनॉमी है वो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आने में सफल रही। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली 1920 was a crucial decade, बहुत महत्वपूर्ण दशक था किस चीज के लिए? फॉर द राइज इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इन कॉलोनियल इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एंड आर फॉल्स? Various capitalists like G.D. Birla and Purushottam Das Thakurdas to establish a national level organization of Indian commercial, industrial and financial interests to be able to effectively lobby with the colonial government. None of the given options. This effort culminated in the formation of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry in 1927 with a large and rapidly increasing representation from all parts of India. The FICCI was soon recognized by British government ने भी उसे recognize किया, इंडियन पब्लिक ने भी उसको recognize किया और उसको एक dominant status मिला। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है? पहले आंसर देख लो, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है बी। तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। जो कैपिटलिस्ट थे, जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, इन्होंने नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था। यस, कि वहाँ पे
इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो, उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट देख के वो किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट ये सी वाला पॉइंट है हमारा कि जब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो रहा था इंडिया में, तब फिक्की को स्टैब्लिश किया गया। कब किया गया? 1927 में। ये एक आप कह सकते हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 1927 में ये स्टैब्लिश हुई। किसने स्टैब्लिश की थी अगर हमसे ये पूछ लिया जाए तो ये स्टैब्लिश किसके द्वारा करी गई थी? जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, इन्हीं दो के द्वारा इस फिक्की को स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन किसी की एडवाइस पे किया गया था, किसी ने एडवाइस दिया था कि ये जो फेडरेशन है इसको स्थापित किया जाए, तो वो दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की ही एडवाइस पर इन दोनों ने इस फेडरेशन को स्टैब्लिश किया। इस फेडरेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया, इंडियन पब्लिक ने भी रिकॉग्नाइज किया था। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी began fast on to death onward 20 September 1932 because of dash। महात्मा गांधी थे ये आमरण अनशन, फास्ट ऑन टू डेथ, कि जब तक डेथ नहीं होती तब तक फास्ट अनशन पे रहेंगे, उन्होंने स्टार्ट किया। 20 सितंबर के बाद उन्होंने वो स्टार्ट किया। तो किस वजह से किया? पूना पैक्ट, फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल, रीलॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या कम्युनल अवार्ड? किस वजह से उन्होंने फास्ट को स्टार्ट किया? तो उन्होंने स्टार्ट किया कम्युनल अवार्ड की वजह से। वो इसके अगेंस्ट थे। तो जब ये चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका सपोर्ट किया तो वो अनशन पर बैठ गए। ठीक है। उन्होंने बेसिकली ब्रिटिश को उनके प्रोटेस्ट में वो उसको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो इस अवार्ड को सपोर्ट कर रही थी, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, वो फास्ट पे बैठ गए। एक्चुअली क्या था इसमें कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट आया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पे हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं कम्युनल अवार्ड की, कि सेपरेट इलेक्टोरेट आया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो महात्मा गांधी को पता था कि अगर कास्ट के बेसिस पे अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा तो जो इंडिया की इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, वो उसको बिल्कुल खत्म करके रख देगा। इसलिए वो इसके अगेंस्ट में थे और उन्होंने क्या किया, वो फास्टिंग पर बैठ गए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are correct about the partition of Bengal 1905? जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है, सही है, करेक्ट है। जिस दिन पार्टीशन हुआ वो किस दिन इफेक्ट हुआ? इफेक्टिव था 16 अक्टूबर। अनाउंस नहीं, इफेक्टिव किस दिन से लागू था? 16 अक्टूबर से। और उस दिन को डे ऑफ मॉर्निंग, मतलब कि शोक का दिन डिक्लेयर किया गया। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसका डिसीजन किस दिन अनाउंस हुआ? 19 जुलाई को। ऑल द गिवन ऑप्शंस या फिर ऑन सितंबर 1 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट पार्टीशन वाज टू बी इफेक्टेड ऑन अक्टूबर 1905। ठीक है। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 था ये अनाउंस तो हुआ था 19 जुलाई 1905 को, इसी दिन अनाउंस हुआ था। क्लियर है? इफेक्टिव किस दिन से था? 16 अक्टूबर 1905 से ही इफेक्टिव था। और जिस दिन से वो इफेक्टिव था उसे शोक का दिन बोला जाता है बंगाल में। तो इसका ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और सी में भी हमसे यही बोला गया है कि वो किस दिन से इफेक्टिव था, अक्टूबर 1905। तो हाँ, तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल द गिवन ऑप्शंस। ठीक है। चलिए एक पॉइंट और यहाँ देख लो कि जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कुर्जो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट है उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे ये हमें पता होना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कुर्जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In 1804, Dash pioneered the first steam-powered locomotive on an industrial rail line in the southern Wales. 1804 में सबसे पहले किसने, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग है, ठीक है, सबसे पहले किसने स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव को बनाया था? एडमंड कैटराइट, जेम्स वॉट, रिचर्ड ट्रेविथिक या फिर जॉर्ज स्टेफेंसन? तो इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। इसका आंसर है सी। सबसे पहले जो स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव था वो रिचर्ड ट्रेविथिक के थ्रू आया था 1804। इस तरीके से भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि हमें नाम दे दे और हमसे ईयर पूछे तो 1804, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग है, ठीक है। मैन के द्वारा जो हमारे काम हो रहे थे उसको कम करने के लिए मशीन्स का इंट्रोडक्शन हो रहा था, और सबसे पहले जो स्टीम इंजन आया था, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन स्टीम इंजन पे ही क्वेश्चन है। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। यस रही है। तो विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? गलत है अबाउट द स्टीम इंजन, गलत बताना है। प्री मॉडर्न डिजाइन, सबसे पुराना कह सकते हो, सबसे पहला डिजाइन जो था स्टीम इंजन का, किसने प्रिपेयर किया था? थॉमस पेपेन। देन आगे उन्होंने बोला है कि वो एक लॉन्ग और एक प्रॉफिटेबल पार्टनरशिप में आए, किसके साथ? मैथ्यू बोल्टन। 1769 James Watt had a patent for his improved design. D. The design of steam engine was prepared by Thomas Newcomen. जो डिजाइन था स्टीम इंजन का किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? थॉमस न्यूकॉमन के द्वारा। तो हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इसका इनकरेक्ट है ए। जो सबसे पहला सबसे पुराना डिजाइन था स्टीम इंजन का वो थॉमस पेपेन के थ्रू प्रिपेयर नहीं किया गया था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। किसके थ्रू किया गया था? थॉमस सेवरी के थ्रू किया गया था 1698 में। थॉमस पेपिन के थ्रू नहीं किया गया था, ये गलत है। थॉमस सेवरी के थ्रू किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? सही है ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब हमसे 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है। पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से अपना एक अलग क्वेश्चन बन रहा है। दूसरा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें डिस्कस भी किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाके देखिए, उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। जिन्होंने देखी होगी वो कनेक्ट कर पाएंगे कि हमने किया था, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 को थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस हमने वहां पर किया हुआ है। चलो इसके पॉइंट देखते हैं कि मई 11 1857 को 3 इंडियन रेजिमेंट ने अपने ऑफिसर्स को मारा, प्रिजन को तोड़ा और अपने साथियों को बाहर निकाला। फिर 10 मई 1857 को जो सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने कार्ट्रेजेस का यूज करने से मना कर दिया। हमने पढ़ा था इसके बारे में ना कि कारतूसों का यूज करने से मना किया था क्योंकि उसमें एनिमल्स की चर्बी का यूज हो रहा था, स्पेशली डॉग्स और पिग्स। तो उनको 10 साल की सजा सुनाई गई। 12 मई 1857 को वो दिल्ली के लिए रवाना हुए, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स पे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वहां पे, उन पे गोली चलाई। कहाँ पे? बैरकपुर में। ट्रू हमें बताना है। तो अगर जिन्होंने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा ना जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, यहाँ से ट्रू वो बहुत इजीली बता सकता है कि कौन सा सही है। इसका सही है डी। 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे ने बैरकपुर में गोलियां चलाई थी। मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, बट उसके डिस्कशन में ही हमने 1857 के रिवॉल्ट को भी डिस्कस करा था। तो वो 34th नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, और मार्च 29 1857 को उन्होंने अपने ऑफिसर्स पे गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो इसके पॉइंट तो ट्रू, आंसर तो हो गया इसका डी। तो जो इसका ये बी वाला है ना, कि जो मेरठ में सिपाही थे उन्होंने कार्ट्रिजेस का यूज करने से मना कर दिया था और उन्हें सजा हो गई थी, वो 10 मई को नहीं हुआ था, वो 9 को हुआ था। और ऐसा ही वो दिल्ली के लिए रवाना 12 मई को नहीं हुए थे, वो 10 को हुए थे। इन डेट्स को भी करेक्ट करके लिख लो और याद रखना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इन 1947? जब हमारा आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, उस टाइम पे जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद। कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है, आप में से काफी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा कि जब स्वतंत्रता मिली उस टाइम पर जो आईएनसी की अध्यक्षता थी वो जेबी कृपलानी के पास थी। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947। किसके पास थी? जेबी कृपलानी के पास। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लो कि कैसे इन्होंने आईएनसी को ज्वाइन किया। इनका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं एक बार कि जब सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा था, सॉरी चंपारण सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ था 1917 में, उसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लिया जेबी कृपलानी ने, और वहीं इनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। वो इनकी आइडियाज से, इनकी बातों से, इनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद ही जो जेबी कृपलानी थे उन्होंने 1917 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको ज्वाइन कर लिया, उससे जुड़ गए। उसके बाद उन्होंने कुछ साल एज अ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहां पे पढ़ाया। ठीक है, 1934 से 1945 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 साल तक, पार्टीशन से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले की हम बात कर रहे हैं, ये वाला टाइम पीरियड, इसमें वो आईएनसी के महासचिव रहे। महासचिव का मतलब जनरल सेक्रेटरी रहे। क्या रहे? जनरल सेक्रेटरी थे। और फिर जब इंडिपेंडेंस मिली हमें 1947 में, तो कौन प्रेसिडेंट थे? यही जेबी कृपलानी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। बट फिर उनका, आप ये कह सकते हो, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनसे कुछ मतभेद हुआ, कुछ बीच में उनके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, और उन्होंने अपनी जो ये अध्यक्षता थी उससे इस्तीफा दे दिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not correct about the All India Kisan Congress? All India Kisan Congress से रिलेटेड करेक्ट नहीं है। ऑप्शंस देखो। द फर्स्ट सेशन वॉज ग्रीटेड इन पर्सन बाय महात्मा गांधी। द कॉन्फ्रेंस resolved to bring out a Kisan manifesto and periodic bulletin edited by Indulal Yagnik. Swami Shahjanand and N.G. Rang were elected the president and general secretary respectively. It was established in Lucknow in April 1936, which later changed its name to All India Kisan Sabha. जी हाँ, जो लखनऊ सेशन था आईएनसी का 1936 में, उसी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, इसका गठन हुआ, ये स्थापित हुई। उस टाइम पे इसका नाम ऑल इंडिया किसान कांग्रेस ही था। बाद में वो चेंज होकर ऑल इंडिया किसान सभा हो गया, किसान सभा हो गया। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया स्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये वाला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड, इसके प्रेसिडेंट जो थे वो स्वामी सहजानंद ही थे, ये भी करेक्ट है। और एनजी रंगा जो थे ये जनरल सेक्रेटरी थे, ये भी करेक्ट है। इस जिस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको स्टेब्लिश किया गया, जब ये सभा आई, तो इसका मेन मोटिव यही था कि किसान मैनिफेस्टो लाया जाएगा और एक पीरियोडिक बुलेटिन भी लाया जाएगा जिसको इंदु लाल याग्निक के द्वारा एडिट किया जाएगा। तो बी भी करेक्ट है। करेक्ट कौन सा नहीं बचा? वो है ए। ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा ए होगा। क्यों? क्योंकि इस सेशन को महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं किया गया था। महात्मा गांधी नहीं थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Declaration of the Rights of Man and of Citizens by the French Constituent Assembly on Dash is one of the most significant event of the French Revolution. Yes. फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे अगेन एक और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी हमने इसी पे डिस्कस किया था।
हमसे पूछा गया है कि जो घोषणा पत्र आया था द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पे फ्रांस के लोगों की बात हो रही है, जो फ्रांस के व्यक्ति थे और नागरिक थे, उनके जो राइट्स थे उसके लिए एक घोषणा पत्र लिखा गया था। ठीक है, जो फ्रांस के जो मैन और सिटीजन्स थे उनके राइट के लिए एक डिक्लेरेशन पत्र, एक घोषणा पत्र लिखा गया था। कब लिखा गया था? 26 अगस्त 1789, 21 दिसंबर 1791, 21 जून 1789 या 14 जुलाई 1789? तो इसका आंसर हमें यहाँ दिख ही रहा है, वो लिखा गया था ए को। 26 अगस्त 1789 को ये डिक्लेरेशन जो पत्र है ये लिखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, इसको फटाफट से करते हैं। The Drain theory had an important role in the rise of economic nationalism in colonial India. Which statement is false about the theory? जो ड्रेन थियोरी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। नहीं पता जिन लोगों को, जाके इस थियोरी को पढ़ो, हम भी इस थियोरी को डिस्कस करेंगे। इस थियोरी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बोला कि इसकी वजह से हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ, जो राष्ट्रवाद की भावना थी ना वो इंडिया में, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिश रूल चल रहा था तो वो बढ़ी, इस थियरी के बाद और बढ़ गई। ठीक है, तो इस थियरी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, हमसे ये पूछा गया। द थ्योरी क्वेश्चन द वेरी इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय इंडियन कैपिटलिस्ट। जो थियरी है उसमें क्या बताया गया कि कैसे इंडियन जो कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन किया। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन को शोषण कहते हैं ना हिंदी में। हाँ, तो उन्होंने, जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने कैसे इंडिया का आर्थिक शोषण किया। जो ड्रेन ड्रेन थियरी की बात करिए, वहीं से उन्होंने वर्ड निकाला है ड्रेन। नायरोजी डिक्लेयर्ड कि जो ये ड्रेन है ये सबसे बेसिक कारण है, ये ड्रेन, कि इंडिया में गरीबी है और वही फंडामेंटल ईवल दिखाता है ब्रिटिश रूल का इंडिया में। सी पॉइंट, इन मई 1867 दादा भाई नौरोजी ने इस आइडिया को और आगे रखा कि जो ब्रिटेन है वो ड्रेनिंग और ब्लीडिंग इन इंडिया। ठीक है, द एक्नॉलेज हाई प्रीस्ट ऑफ द ड्रेन थ्योरी वॉज दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले तो देखो ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा आई है, ये दादा भाई नौरोजी के थ्रू ही आई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाता है कि ड्रेन वेल्थ वेल्थ थियरी किसने दी है, ये दादा भाई नौरोजी ने दी है, उन्होंने अपनी एक बुक में इसे लिखा था। ठीक है, तो इसका डी पॉइंट करेक्ट है, ये तो हमारा करेक्ट है। सी पर आओ, मई 1867 में दादा भाई नौरोजी ने इस आइडिया को रखा था कि जो ब्रिटेन है वो, इट वॉज ड्रेनिंग एंड ब्लीडिंग इन इंडिया। करेक्ट है, ये भी सी पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। एक्चुअली ड्रेन थियरी का बेसिक ही यही है कि जो इंडिया का पैसा है, इंडिया की जो वेल्थ है, वो इंडियंस यूज नहीं कर पा रहे, इंडियन के कंजप्शन के लिए नहीं है, वो गलत तरीके से कैसे भेजी जा रही है, ब्रिटेन भेजी जा रही है और वहां के लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो इंडिया जो रिचेस्ट हुआ करता था वो ब्रिटिश रूल की वजह से कॉलोनियल इंडिया में वो पुअरेस्ट हो गया। स्टार्ट कब हुआ? बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ये सब स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कभी। ठीक है, तो अभी आप यही समझ जाओ कि वेल्थ जो है वो बाहर जा रही है। ठीक है, यहीं से हमें क्लियर हो गया। तो इसमें इंडियन कैपिटलिस्ट की तो बात ही नहीं करेगी, इस थियरी में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इंडियंस का। तो इसका फॉल्स कौन सा हो जाएगा? ए, ए इज फॉल्स। तो आंसर हो गया ए। ऐसा इस थियरी में कहीं नहीं बोला गया कि इंडियन कैपिटलिस्ट जो हैं वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे होंगे इंडियंस का। दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट ब्रिटिश रूल का वो भयानक रूल कि वो इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है और इंडिया जो है वो गरीबी में जाता जा रहा है। ठीक है, कौन सी बुक में दादा भाई नौरोजी ने इस ड्रेन थियरी के बारे में लिखा था, उस बुक का नाम यहाँ पे देख लो, मैंने मेंशन किया होगा, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।